Hey everyone, I'm Ayush Sharma and we are back with another podcast. तो आज की हमारी गेस्ट है ऋचा बल्लभ, जो कि एक एनजीओ की फाउंडर हैं, जैसे एनजीओ का नाम है नींव शक्ति संस्था। यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दिव्यांगजनों के लिए उन्हें एजुकेशन, उन्हें एम्पावरमेंट और उन्हें आइडेंटिटी दिलाने में मदद करती है। आप लोगों ने कई बार बहुत किस्से सुने होंगे जहाँ पे बच्चे बचपन से ही फिज़िकली डिसेबल होते हैं, जो ढंग से बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, जिनका आईक्यू बहुत कम होता है। और हमने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें बहुत सारे बच्चे कचड़े के पास पाए जाते हैं। तो हाँ, ये ऐसा सच में होता है। आज मेरी और मेरी टीम ने इस पॉडकास्ट के ज़रिए पता किया कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता। और हमें आज पता चला कि इन दिव्यांगजनों और इस ऑर्गेनाइजेशन को कितनी सारी डिफ़िकल्टीज से सामना करना पड़ा, इन सबको उनकी आइडेंटिटी दिलाने के लिए, उन्हें एजुकेशन दिलाने के लिए और उन्हें एम्पावरमेंट दिलाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट। नमस्ते मैम, वेलकम टू आवर ट्राइपॉड शो। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपको मैं सल्यूट करूँगा, आप जो इतना बड़ा काम कर रही हैं। एक आपका अलग प्रोफेशन था और अब आप एक बहुत अलग प्रोफेशन में, कहते हैं ना, एक प्रॉफिट वाले प्रोफेशन में थे और आज आप एक इतना गुड डीड कर रही हैं। उसके आगे ना एक पैसा नहीं देखा जाता है। तो मेरा एक सबसे बेसिक सवाल था कि जब आपने स्टार्ट किया एनजीओ, तो एक थॉट आता है कि मुझे ये करना है लाइफ में। तो ये आपको थॉट कब आया था कि आपके चाइल्डहुड से ही आया था, या फिर आपको कुछ एक ऐसी सिचुएशन आई आपकी लाइफ में कि मुझे अब ये करना ही है? एक थॉट होता है, वो थॉट प्रोसेस कब आया था कि मुझे एनजीओ करना है? मुझे लगता है कि ना ये थॉट हम सबके अंदर चलता रहता है और मेरे अंदर भी बचपन से ही चल रहा था। मगर जब मैं आपने कहा ना, पहले आप एक प्रॉफिट वाले प्रोफेशन में थे, तो वो जो प्रॉफिट था ना मेरा, वो मेरे बच्चे ही थे जिनको मैं पढ़ाती थी, जो मैं टीचर थी। तो उन बच्चों को ही ये देख के लगता था कि एक टीचर का सोसाइटी के लिए कितना बड़ा रोल है। हम सच में समाज के निर्माता हैं और अगर हम एक टीचर जो है सोसाइटी में अपनी जो एजुकेशन है, अपना जो सही थॉट है, वो अपने बच्चों तक पहुंचा सके और समाज के उस वर्ग को स्ट्रेंथन कर सके जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहां सबसे ज़्यादा उन लोगों को नेग्लेक्ट किया जाता है। तो जब मैं उन बच्चों के सबसे पहले संपर्क में आई, मैं जहां पहले पढ़ाती थी वहां पर ही एक हमारी शाखा थी जहाँ पर स्पेशल बच्चे पढ़ते थे। तो जब उन बच्चों से धीरे धीरे मेरा इंटरेक्शन बढ़ने लगा, तब मुझे लगा कि सच में उन लोगों को हमारी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एंड वही एक थॉट मेरे दिमाग में उसी टाइम, कुछ एक बच्चे का इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसको देखते ही लगा कि यहाँ पर ज़रूरत है मेरी और मुझे अपना टाइम यहाँ देना चाहिए। उसी समय मैंने अपने को फाउंडर के साथ अपने इस थॉट को शेयर किया कि हमारी जो पढ़ाई है, जो हमारी सोच है, यहाँ पर हमारी इस सोच और हमारी इस पॉजिटिविटी की ज़रूरत हमारे समाज के इन स्पेशल लोगों को है। तो हमें यहाँ टाइम अपना देना चाहिए। मेरी को फाउंडर ने भी मेरा साथ दिया, जिनका नाम है दिव्या। और धीरे धीरे मेरे जो बच्चे हैं उनको भी जब हमने इससे जोड़ा और बच्चों को भी अपने इस थॉट के बारे में बताया, बच्चे भी जुड़ते गए और धीरे धीरे हमारी ये संस्था का एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग टीम की तरह यहाँ पर आ रही है। जिसका जो हमारा लोगो है, जो हमारा स्लोगन है, वो भी है आधार से अधिकार। मतलब कि हमारा जो यहाँ पर है कि हम आधार देंगे, हम किसी के सिर्फ एक केला देके या खाना देके हम मदद नहीं करेंगे। हम समाज के उस वर्ग को एक आधार देंगे, उनको आधार, उनकी नींव को मजबूत करेंगे जिससे वो अपना अधिकार पा सके। तो यही आधार से अधिकार लेके नींव शक्ति का जन्म। तो मैम, पहला स्टेप क्या था, कब स्टार्ट हुआ ये और आपने कैसे से स्टार्ट किया? फर्स्ट स्टेप आपने क्या लिया था जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई? पहला स्टेप ये था कि जो अपने बहुत क्लोज दोस्त हैं उनके साथ इसको डिस्कस किया। उन्होंने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया और फिर 2 फरवरी 2021 को हमने सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत अपनी संस्था को रजिस्टर्ड कराया। धीरे धीरे दिव्यांगजनों से संबंधित जो परेशानियां हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनका प्रमाण पत्र बनना। जैसे हमारी पहचान है वो कैसे होती है, हमारे अपने एक आधार कार्ड के द्वारा होती है। ऐसे जो दिव्यांगजन होते हैं उनकी पहचान उनके यूडीआईडी कार्ड के द्वारा होती है। और ये समाज की बड़ी ही कठिन सच्चाई है कि एक दिव्यांग व्यक्ति को अपनी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पाने में ही बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने उनकी पहचान दिलाई और दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने की गाज़ियाबाद में मुहिम को छेड़ा। और हमारे इस मुहिम में हमने जो हमारे
जितनी कठिनाइयाँ उन लोगों को आ रही थी, हम हर मंडे वहाँ पर जाते थे, जो कि सरकारी अस्पताल में इसका कार्य होता है। तो हम हर मंडे वहाँ जाते थे और उनके इन प्रमाण पत्रों को बनाना शुरू करवाया अपने जो हमारा जिला प्रशासन है उनके साथ मिलकर। उसमें हमारा उनको भी सहयोग मिला और धीरे धीरे प्रमाण पत्र से जो जर्नी शुरू हुई वो आज रोज़गार तक पूरी हो रही है। आज हम दिव्यांगजनों को रोज़गार भी दिलाने में सक्षम हैं। तो मैम आज जैसे कि आप रोज़गार दिला रहे हैं इनको, तो मैम आप मतलब लाइक इनको पहले तो एजुकेट करना, फिर उन्हें समझाना, उनको एक एबल बनाना। मैं बेसिकली ना कभी लाइक दिव्यांगजन में मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज आई कंसीडर देम एज अ स्पेशली एबल्ड। तो एक स्पेशली एबल्ड बंदे हैं, तो उनके पास एक अलग पावर है, क्योंकि लाइक अगर उनके पास एक चीज़ नहीं है तो पर वो उस पर भी ओवरकम कर रहे हैं, तो वो स्पेशली एबल्ड हैं। तो लाइक उनको आप एम्पावरमेंट दे रहे हैं, तो वो आप किस तरीके से देते हैं? क्योंकि पहले तो आप एजुकेट कर रहे हो, फिर आप एम्पावरमेंट में आप किस तरीके से उसे एम्पावर कर रहे हो कि लाइक वो काम भी कर रहे हैं आपके साथ? देखिए, सब में अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे कौन क्या कर सकता है। ठीक है, आज हमारे यहाँ हम लोग करीबन 15,000 लोगों से जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ ऐसे हैं जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड कहते हैं, जो कि सुन बोल नहीं सकते हैं। तो वो कैंडिडेट्स जो हमारे होते हैं वो साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाई करते हैं। उन बच्चों का IQ लेवल काफ़ी शार्प होता है, तो वो हम उनको जो तैयारी कराते हैं, उनको जो प्राइवेट MNCs हैं वहाँ पर हम कंपनीज़ के साथ में बात करते हैं, जॉब फेयर में हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, वहाँ तक उनको पहुँचाते हैं। और वहाँ पर जो कंप्यूटर कर सकता है, जो ग्रेजुएट हो गए हैं, उनके आधार पर उनकी जॉब वहाँ पर तैयार करवाते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं, स्किल के लिए उनको फर्निशिंग के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। देन हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है, जब हमारे वो लोग हैं जो हार्डली ओपन से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, 10th करी है, 12th करी है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, इस तरीके के जो लोग हैं जिनका IQ लेवल कम होता है। ठीक है, उन लोगों में हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको छोटे छोटे हम लोग अपने रोज़गार में उनको माइक्रो बिजनेस, माइक्रो सेटअप्स लगवा सकें, या फिर वो कुछ कंपनीज़, छोटी कंपनीज़ में जहाँ पर भी सक्षम हो सकते हैं वहाँ पे लग सके। और अगर वो 10वीं 12वीं कर लेते हैं तो सरकारी नौकरियों के लिए भी उनको तैयार कराते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में हमारे यहाँ दिव्यांगजन के लिए अच्छा खासा बहुत ही रिजर्वेशन दिया जाता है, तो हम वहाँ तैयार करते हैं। फिर हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है, 3 श्रेणियों में हमने उनको डिवाइड किया हुआ है, जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तब हम क्या करते हैं, उन लोगों के लिए अपने ही सर्कल से कोशिश करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं और उनको छोटे छोटे सेटअप्स दिलवाते हैं। जैसे कि चाय की ठेली तैयार करवा दी है, सब्जी के ठेले लगवा दिए हैं, किसी को हमने अपना छोटा सा खोखा रेडी करा दिया है। इस तरीके के काम हम करते हैं। बल्कि 2022 के नववर्ष की शुरुआत हमने इसी तरीके से करी थी। हमने अपनी फंडिंग के द्वारा 10 दिव्यांगजन को इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो करवा के दी, और 10 दिव्यांगजन जो कि बिल्कुल कुछ भी ना करने में सक्षम थे, जिनके लिए एक टाइम का खाना भी दुर्लभ था, वो आज सक्षम हैं। और हम उनसे टाइम टू टाइम फॉलोअप लेते हैं कि जो हमने उनको ठेले और इस तरीके के सामान प्रोवाइड करे थे कि क्या उसका यूज़ हो रहा है। तो मतलब ये देखते हुए हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि वो उस चीज़ को मल्टीपल करते जा रहे हैं। हमने उनको चाय की ठेली लगवा के दी थी, वो उसके साथ में मतलब एग भी लगाने लग गए हैं, वो बिरयानी भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने साथ और दिव्यांग लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। तो मैम जैसे कि आपकी जर्नी लाइक बहुत, आप जैसे बताया आपकी बातों से तो आपने कहा कि बहुत मतलब ऐसे ऐसे आपने किया, तो आपने सीधे बताया, बट एक बहुत अप्स एंड डाउन्स तो पक्का रहे होंगे। और आज के टाइम पे जैसे कि हमारी ना सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग है। आई नो कि लाइक सोसाइटी एजुकेटेड हो गई है, बट फिर भी अगर आप देखोगे ना समहाउ मेल डोमिनेटिंग है। तो और आप भी एक मैरिड हो, तो एक होता है ना कि लाइक आपका सब कुछ ठीक था, सब चल रहा था, आप टीचर थी, लाइक आपने अपने ना रोल को एक निभाया है। बंदे प्रोफेशन फॉलो करते हैं, आपने निभाया कि मैं टीचर हूँ, तो मैं सिर्फ एक नॉर्मल बच्चों की टीचर नहीं हूँ, मैं सबकी टीचर हूँ। तो मैम आपके ना लाइफ में ऑब्स्टिकल्स तो आए होंगे कि लाइक फैमिली ने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया हो, ऐसा कुछ तो हुआ होगा? वैसे टचवुड ऐसा कभी नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, मेरी बहुत प्यारी फैमिली है और सबकी सोच बहुत अच्छी है। मतलब मेरा परिवार ऐसा है जो मेरे साथ बिल्कुल मेरी सोच के साथ खड़ा है, और हम लोग बड़े सामान्य से लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, बट उसके बावजूद हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं, मेरे मदर, फादर, मेरे हस्बैंड, इवन मेरा बेटा,
कि वो सभी इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि अगर हम सोसाइटी को कुछ भी अगर हम देते हैं तो मल्टीपल में हमें वापस मिलता है। और ये थ्योरी सच में काम करती है, क्योंकि मैं परेशानियां कम नहीं थी। मेरे हस्बैंड कम से कम पिछले 3 सालों में 6 बार आईसीयू में एडमिट हुए, जिसमें कि 15-15 दिन के लिए वो आईसीयू में एडमिट थे, और हमारा बहुत ही ख़राब समय चल रहा था। उसके बावजूद मैंने ये देखा कि जो हमने जिन लोगों की मदद करी, उन लोगों ने हमारे लिए मंदिरों में जाके दुआएं करी, जिनको मैं चर्च में जाके दुआएं करी, जिनको मैं जानती तक नहीं थी, मगर पता नहीं कैसे हमारी मदद उन तक पहुंची। उनके सर्टिफिकेट्स मिले, जब उनके मैसेजेस आते थे कि मैम हमने सर के लिए दुआ करी है, वो इतना सर्कुलेट हुआ। तो तब मुझे लगा कि मतलब मैं जो कर रही हूँ वो तो भगवान मुझे 1000 गुना वापस दे रहा है, क्योंकि परेशानियाँ तो वो लिखी थी, मगर उनकी दुआओं ने उन परेशानियों से उभरने में बहुत मदद करी। तो मेरे परिवार हमेशा इन चीज़ों को अप्रिशिएट करता है, मेरे को स्ट्रेंथन करता है कि तुम आगे बढ़ो। आपने बताया कि आपके पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी इशू चल रहे थे, लाइक आपके हस्बैंड की हेल्थ ठीक नहीं थी, बट आप फिर भी ना इसको चला रहे थे ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो ऐसी क्या ड्राइविंग फोर्स थी, या फिर वो क्या डिटर्मिनेशन था आपके अंदर कि नहीं मुझे ये करना है चाहे कुछ भी हो जाए? ऐसा क्या था आपके अंदर सर? ड्राइविंग फोर्स जो होता है ना आयुष, वो जब किसी की मदद करते हैं ना तो शब्दों से ज़्यादा आइज़ बोलती हैं। तो हमने पर्सनली फील करा है कि कई बार लोग निशब्द हो जाते हैं जब आप अनजान व्यक्ति आके किसी की मदद करता है, और जब उसकी आंखें बोलते हैं कि हमने उसके लिए क्या कर दिया, ठीक है, तो वो आइज़ में कभी नहीं भूलती हूँ। मुझे कुछ लोगों के चेहरे हमेशा याद आते हैं और वो मुझे रुकने नहीं, वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो संतुष्टि जो है ना। लोग नींद की दवाइयाँ लेते हैं, लोगों को नींद नहीं आती। आजकल हमारे जो जनरेशन है उसमें बहुत प्रॉब्लम है। मुझे बड़ी चैन की नींद आती है। मैं जब बिस्तर पर लेटती हूँ तो मुझे तुरंत आँखें बंद हो जाती हैं, और मुझे ये यकीन होता है कि ईश्वर, मैं ये समझ पाई कि भगवान आपने जो मुझे काम दिया था तो मैंने पहचान लिया और मैं उसको कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जब मैं कभी आगे जाऊँगी, उनको फेस करूँगी, तो मैं भगवान से आंखें मिला के कह सकती हूँ कि हाँ, आपने जो मुझे काम दिया तो मैं करके आई हूँ। नाइस। तो मैम जैसे कि ना लाइक सोसाइटी है, तो पहले ना एक टाइम था कि जब ना लाइक जेंडर इनइक्वालिटी थी कि नहीं हमारे लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे करके वो टाइम बदल गया, तो आज ना लड़की लड़के दोनों वेलकम होते सोसाइटी में। बट मैम पता है आज भी मैंने देखा है ना एक गैप है, अगर उनके बच्चे में कोई भी डिसेबिलिटी आ जाती है तो वो लोग छुपाते हैं, है ना। लाइक हमने देखा है मूवीज़ में, मतलब मैंने बहुत बार देखा है कि लाइक बहुत सारे बच्चे डस्टबिन में मिलते हैं, या फिर बहुत सारे पेरेंट्स ना उनको लाइक बर्थ होने से पहले उनको कुछ पता कर लेते हैं कि नहीं उसमें एबिलिटी है नहीं है। तो मतलब आप ऐसे आपको मिले हैं कभी बच्चे की लाइक जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं प्रॉपर कि सच में डस्टबिन में मिले, या फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स ने डिसरिगार्ड कर दिया कि नहीं हमारे बच्चे नहीं है? ऐसा आपके साथ हुआ है सिनेरियो? कुछ इंसिडेंट हुए हैं, और पता है इंसान है, इंसान की प्रकृति है, वो स्वीकार नहीं करता। अगर हम लोग स्वीकार करने लगे ना तो शायद इस संसार की आधी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्वीकार करना ही बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पर कितनी डिसेबिलिटीज़ ऐसी हैं, अगर शुरू में पेरेंट्स उस चीज़ को समझ जाए कि यहाँ पर बच्चे को हमारे स्पेशल फीड्स हैं, हमारा स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसको क्योर कर सकते हैं। ऐसा एक नहीं कई इंसिडेंट होते हैं। अगर 6 साल से पहले हम पेरेंट्स ये भाप जाते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट थेरेपीज़ की हैं या उनको काउंसलिंग के सेशन की ज़रूरत है, तो कितने % बच्चे की डिसेबिलिटी को कम कर सकता है। मगर ये समझने में ही टाइम निकल जाता है, तभी वो बच्चे की डिसेबिलिटी नहीं हो, जो डिसेबिलिटी है वो एबिलिटी में चेंज होने में समय लगता है। तो मैम जैसे कि लाइक जो पेरेंट्स है वो बताते नहीं है कि मतलब उनका बच्चा डिसेबल है या नहीं है, तो आप लोग पर्सनली अप्रोच कैसे करते हो उन लोगों को कि लाइक मतलब आप उनको बताते हो, उन्हें एक्नॉलेज कैसे करते हो कि आपको भेजना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और आप उन्हें मतलब आप उनके अपने बच्चे को एबल बना सकते हो, तो आप अप्रोच कैसे करते हो उन सबको? हम लोग कई जगह जाके सर्वे करते हैं, ठीक है, तो सर्वे के दौरान हम कुछ तरीके की ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि हमें बताती हैं कि बच्चा सामान्य बच्चे से भिन्न है। कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो शारीरिक रूप से होती है, तो देखते ही आपको समझ में आती हैं, बट कुछ ऐसी होती हैं जो कुछ तरीके के IQ के द्वारा हम लोग कुछ ऐसी हमारी एक्टिविटीज़ के द्वारा हम उसको भाप सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे की स्पेशल रिक्वायरमेंट है। जैसे आज के टाइम में ना मेंटल हेल्थ जो है हमारी, वो बहुत ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम है जो दिखती नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पर इस चीज़ से बहुत कनेक्ट करती है। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि ना आप
कि मतलब आप लोग ना अवेयरनेस फैलाते हो बच्चों के लिए कि मतलब, तो मेरे को जानना है कि आप अप्रोच कैसे करते हो अगर आपको जैसे जानना है कि मतलब हाँ कि वहाँ पर वो बच्चे आपको अवेलेबल मिलेंगे स्पेशली एबल्ड, या फिर आपको मतलब पता कैसे लगता है कि हाँ कि मतलब वहाँ पर होंगे वो लोग, अप्रोच कैसे करते हो बेसिकली? हम लोग जगह जगह जो है अवेयरनेस कैंप करते हैं कंडक्ट दिव्यांगता से संबंधित, ठीक है। दिव्यांग जागरूकता कैंप का हम लोग आयोजन करते हैं जिसमें सर्वे किया जाता है। सर्वे के दौरान हमें कई तरीके के हम एक्टिविटीज़ कराते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि बच्चा जो है सामान्य बच्चे से अलग है। फिर वहाँ हम पेरेंट्स से बात करते हैं इस बारे में कि बच्चे की बेहतर एक भविष्य के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। पेरेंट्स को ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है, उनको समझाने में पेरेंट्स की काउंसलिंग के एक अलग अलग तरीके के पेरेंट्स मिलते हैं, उनको समझाने में समय लगता है, मगर जब पेरेंट्स मान जाते हैं तो हम मिलकर इस चीज़ पर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे हमारा स्पेशल स्कूल जो हमने खोला है ये इसीलिए शुरू किया है, यहाँ पर हम इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। देखिए, जहाँ पर ना एक बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से आता है, वहाँ पर उस बच्चे को पढ़ाई की जिम्मेदारी फिर भी पेरेंट्स थोड़ा अवेयर होता है, वो उस पर खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। मगर एक बच्चा जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म ले ले और वो बच्चा जो कि वो सामान्य बच्चों से अलग है, तो वहाँ थोड़ा उसको नेगलेंस ज़्यादा मिलती है। तो हमारी यही एक अभियान था कि हर एक बच्चे को, हर एक दिव्यांग बच्चे को स्कूली शिक्षा ज़रूर मिले, वो स्कूल ज़रूर आए, स्कूल से ज़रूर जुड़े। इसी से कनेक्ट करते हुए हमने जब आसपास के गांव हमारे गाज़ियाबाद के हैं, हमने वहाँ के लोगों से हम लोग जुड़े, वहाँ बात हुई, तब पता चला कि कैसे कैसे किस तरीके के बच्चे हैं जो घरों में बंद है कितनी टाइम से। हमने उनके पेरेंट्स को तैयार किया कि आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। बच्चों को सरकार द्वारा भी 4-4 हज़ार रुपये मंथली भी दिए जाते हैं इनकी पढ़ाई के लिए, इनकी थेरेपीज़ के लिए। तो आप इस तरीके की जो सरकारी योजनाएं हैं, जब हमने पेरेंट्स को उनके बारे में बताया, और कुछ जो हमारे आप देखिए कि कितने हमारे ये स्पेशली एबल्ड जो होते हैं वो आज लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं। जब हम इस तरीके के एग्जाम्पल्स पेरेंट्स को देते हैं तब उनके थोड़ा सा जो है रास्ते खुलते हैं, उनको समझ में आते हैं कि हाँ ये बच्चे कितना कुछ कर सकते हैं। आज पैरा देखिए, पैरा स्पोर्ट्स में कितना स्कोप है हमारे इन बच्चों के लिए, पैरा ओलंपिक हो रहे हैं। इवन मैं यूपी व्हीलचेयर एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। एक यूपी व्हीलचेयर जो है एक ऐसा मैच होता है, क्रिकेट मैच जो व्हीलचेयर पर होता है, तो हम उसकी सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर हमारे जो प्लेयर्स हैं, मतलब वो आप सोचिए कितने टाइम से वो लोग घरों में बंद थे, इस गेम ने उनको एक नई ऊर्जा का संचालन किया, और गेम के साथ साथ एक नई एनर्जी के साथ उनकी अर्निंग भी हो रही है, अर्निंग का भी रिसोर्स बन रहा है, क्योंकि जो मैचेस होते हैं वहाँ पर जो उनको प्राइज़ में नहीं मिलती है वो भी उनको काफ़ी हेल्प करती है उनके आगे की एक प्लेटफॉर्म्स बनाने में। तो यहाँ पर पेरेंट्स जब कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स देखते हैं तो भी उस चीज़ से उनका काफ़ी पॉजिटिविटी आती है और वो उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। तो आपने जो ये पैरा स्पोर्ट कराया था, जो व्हील चेयर क्रिकेट कराया था, तो शायद ये गाज़ियाबाद में फर्स्ट टाइम हुआ था जो आपने कराया था। हाँ जी। तो मैम लाइक आपको कभी हिट किया कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, ज़रूरी है? आपको ऐसा क्यों लगा था कि लाइक नहीं ये ज़रूरी है, मतलब पैरा स्पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं लोगों की लाइफ में? देखिए, किसी को भी ना कुछ भी ज़िंदगी शुरू करने के लिए कुछ अंदर से एक हिट चाहिए होता है ना। अब वो हिट जो है, अगर कई हमारे ना ऐसे उसमें प्लेयर्स थे, ऐसे मतलब कुछ 27-28 साल के लड़के थे जिनका रोड एक्सीडेंट की वजह से जीवन बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई और जिसकी वजह से वो डिसेबल हो गए, पूरा मूवमेंट उनका ख़त्म हो गया था। अब वो बच्चे 5-5 सालों से घर में बंद थे, बट उससे पहले वो क्रिकेट खेलना जानते थे, क्रिकेट उसकी लाइफ थी, मगर उन 5 सालों में उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल। तो जब कुछ ऐसे केसेस हमारे सामने आए, पता चला कि ये लोग ये करना चाहते थे बट ये नहीं हो पाया और उसकी वजह से लाइफ फिर से 0 पे चली गई है, अब होप नहीं है। तो हमने सोचा कि क्या ऐसा था जो इसको होप रखता था, उस होप को हम वापस लेके आए, ऐसे लोगों को जोड़ा जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते थे और इस डिसेबिलिटी की वजह से घरों में बंद हो गए थे। तो जब हमने उन 3-3, 4-4 ऐसे करते करते लोग से जुड़ते गए, पूरी टीम जो हम सब पूरी टीम से कनेक्ट हुए, और तब पता चला कि एक मैच उनको कितनी मतलब कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट देता है, लाइक थ्रिल देता है कि नहीं मैं दोबारा से वो चीज़ कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। और अगर आप उसकी कुछ वीडियोस या क्लिप्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक उस मैच ने सिर्फ उन लोगों को ही नहीं,
जो हमारे नॉर्मल जो लोग हैं उन लोगों के प्रति भी एक नज़रिया बदला कि भाई ये दिव्यांग व्हीलचेयर पर बैठकर ये कर सकते हैं। उस मैच को आप इमेजिन कर सकते हैं कि जहाँ भाई क्रिकेट मैच 2 पैरों पे खड़े होकर खेला जाता है, वो व्हीलचेयर पर बैठकर एक इंसान कैसे बॉलिंग करेगा, कैसे बैटिंग करेगा, और उसमें उनका जोश देखिए आप, देखे नहीं बनता। तो ये गाज़ियाबाद में होना बहुत ज़रूरी था। इससे हमारे गाज़ियाबाद के उन 11 लोगों की टीम जो हमारी थी, उससे करीबन 11,000 लोगों को प्रेरणा मिली होगी कि मैं भी इस गेम के थ्रू अपने दिव्यांगता को पहचान सकता हूँ या सकती हूँ। आज आप लोग देखें कि कितने दिव्यांग गाज़ियाबाद के ऐसे हैं जो पैरा में कितना नाम कमा रहे हैं, देश को आगे लेके जा रहे हैं। तो हर एक चीज़ की एक शुरुआत चाहिए होती है, होप बस लाना, जागृत करने की ज़रूरत है। और ये हमारा जो व्हीलचेयर टूर्नामेंट था, इसने यही काम किया। गाज़ियाबाद में इस चीज़ का प्रारंभ बहुत ही शानदार रहा और बहुत ही बेनिफिशियल रहा सभी के लिए। तो आज भी कंटिन्यूस है। Yes, उसके बाद हमने 5 टूर्नामेंट्स कराए। हमने दिल्ली में भी ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, कैसे? ईयरली हमने प्लान किया था। अभी रिसेंटली इस ईयर का हमारा पेंडिंग है, तो शायद आने वाले कुछ मंथ्स में हम लोग। तो जो प्लेयर्स खेलते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी पर कराई जाती है? प्रॉपर ट्रेनिंग होती है डेली पर्पस पर? हाँ, उनकी पूरी ट्रेनिंग चलती है। हमारे जो व्हीलचेयर क्रिकेट के जो कैप्टन हैं मिस्टर सोमजीत सिंह हैं, वो खुद व्हीलचेयर यूज़र हैं। कभी मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। तो ऐसी डायनामिक पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने इतना संघर्ष किया, और इस क्रिकेट को वही उन्हीं की मेहनत है जो इस पे भी लेकर आया। आज BCCI के अंतर्गत व्हीलचेयर क्रिकेट जो है हमारा आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि उसके अंतर्गत आने पर हमारे प्लेयर्स को एक अच्छी जगह देश में मिलने वाली है। मैम, मैं ना मिशनरी स्कूल से पढ़ा हूँ, बेसिकली कॉन्वेंट स्कूल से। तो वहाँ पर ना एक कल्चर है, बेसिकली वो ना इन अ वीक, इन अ 2 वीक्स, इन अ 3 वीक्स वो लोग ना रेगुलर नीडी लोग की हेल्प करते हैं बाय गिविंग अ फूड, बाय गिविंग मनी। मतलब लाइक मेजरली वो लोग पैसे नहीं देते हैं, उनकी जो नीड होती है फुलफिल करते हैं। तो मैं अपने बहुत ब्लेस फील करता था जब मैं वहाँ जाता था। बट ना मैं जैसे स्टार्टिंग में जाता था तो मैं छोटा था, मतलब लाइक आई वॉज बिटवीन 5th और 6th स्टैंडर्ड। तो हम लोग जाते थे वहाँ पे, तो हम लोग अपने घर से ना लेके जाते थे। जैसे हमसे कहा जाता था कि आप कुछ भी सामान लेके आओगे, कि लाइक आप आटा लेके आ सकते हैं, आप राइस लेके आ सकते हैं, आपको जो लेके आना है आप लेके आ सकते हैं। और आपका था कि आपको जितना लाना है वो उतना ला सकते हो, कोई भी ये नहीं था कि कम है ज़्यादा है। तो जब मैं वहाँ जाता था तो ना उनकी कंडीशन ना वहाँ देख करके ना मेरे से देखा नहीं जाता था। मैं 1-2 बार गया था, तो मैं अंदर गया, मैंने देखा सब कुछ, और ना मैं, आप मानोगे नहीं, वो लोग 3 या 4 घंटे की विज़िट थी हमारी। मैं बाहर बैठा रहा था क्योंकि ना मेरे से फील नहीं हो पा रहा था वो चीज़ कि कोई अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकता है, या फिर कोई अपने बच्चे को छोड़ कैसे सकता है। क्योंकि लाइक मैंने नहीं देखा था, मेरी जॉइंट फैमिली थी, मतलब है, तो मेरे यहाँ तो सबको एक जैसा माना जाता है। और लाइक कोई दूसरे का भी अगर आता है ना, तो हम लोग उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं कि लाइक उसे लगे कि वो अपने ही घर में है। तो आपके साथ भी ऐसे सीन हुए कि आपको मिले हों ऐसे बच्चे की लाइक जिनको ना आपको देख के लगा हो कि ये तो सर्वाइव ही मुश्किल है इनका, या फिर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी आई हो कि लाइक जैसे मूवीज़ में देखा है हमने कि डस्टबिन में बच्चे मिलते हैं या फिर सड़क पे मिलते हैं, तो ऐसे आपके साथ भी हुआ है? हाँ, ऐसा बिल्कुल हुआ है, और एक नहीं ऐसी कई स्टोरीज़ हैं। डस्टबिन के पास वाले भी कई बच्चे ऐसे मिलते हैं। कई पेरेंट्स को जब पता चलता है कि इस तरीके के बच्चे में, तो भी उन बच्चों को इस तरीके से अपने से दूर कर दिया जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जन्म से ही दिव्यांग होते हैं, और इस दिव्यांगता के कारण कई के पेरेंट्स भी उनसे दूर हो जाते हैं। ऐसी एक कहानी है एक लड़की की जो हमारे रेगुलर टच में है, और उसकी हिम्मत को तो हम सैल्यूट करते हैं। और एक उसका जो है, एक रोड एक्सीडेंट पे भाई बहन दोनों स्कूटी पे जा रहे थे, और स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें भाई की डेथ हो गई। तो पेरेंट्स को ये लगा कि उसकी गलती की वजह से उसके भाई चला गया। पेरेंट्स ने, और उसमें उस रोड एक्सीडेंट में उस बच्ची ने अपने दोनों पैर खो दिए। दोनों पैर खो देने के बाद घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया। आप सोचिए कि वो 17 साल की लड़की कैसे सर्वाइव करती। क्या ये मतलब कहीं से भी हम सोच सकते हैं कि माँ बाप बच्चे को निकाल देंगे? तो सब तो उन्हीं का खून था, फिर भी निकाल दिया। तो होता है ऐसा। और फिर उसकी हिम्मत देखिए, वो हार नहीं मानी, दोनों पैर नहीं हैं, हिम्मत करी, अपने को बनाया सक्षम, आज अपने पैरों पे खड़ी है। पार्लर का कोर्स करा, पार्लर चलाती है। एक सरकारी योजना के अंतर्गत उसका मकान भी निकला है, ना मकान भी हो गया है।
स्कूटी है, स्कूटी अपने अकॉर्डिंग उसमें ट्रांसफॉर्म करवा ली है। स्कूटी लेती है, जहाँ काम है जाती है, दोनों पैर ली है। तो कहाँ हम कह सकते हैं अरे ईश्वर तुमने मुझे ये नहीं दिया, ईश्वर तुमने हम मतलब अब ये बातें ना हमें बहुत छोटी लगने लगी हैं। जब हम इन लोगों के बीच में रहते हैं तो लगता है कि सच में एक दिन आप अपना आंखों पे पट्टी बांध के घूम के देखो जरा, एक दिन एक पैर पे को बांध दो जरा और फिर चल के देखो, करके माइंड सेट ही नहीं है कि कोई कर पाया। तो समाज में ना अगर हम लोग पता है, अगर यहाँ जो समाज है वो जो यहाँ लोग हैं थोड़ा सा भी अपना यहाँ से यहाँ दे देना तो बैलेंस बनने लगे। बट हम लोग ना वो थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाते। हम इंस्टा पे बैठ के रील्स चला सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बट हम आधा घंटा उन लोगों को स्ट्रेंथन करने में नहीं लगा सकते। ये बड़ी कठोर सच्चाई है जीवन की। हम कई लोगों से मिलते हैं जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा काम है, बहुत कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब हम एक छोटी सी चीज़ कहते हैं कि आप इसकी नौकरी लगवा दो, हम नहीं कह रहे हैं आप किसी को पैसा दो, हम कह रहे हैं कि आप उनको रोज़गार दे दो। भाई वो काम करना चाहता है बंदा, उनके इंटरव्यू ही नहीं लिए जाते हैं। भाई आप इंटरव्यू फेस तो करवाओ, देखो तो सही कि वो क्या कर सकता है, उसके आधार पर जज करो ना। मगर ये बहुत कठोर सच्चाई है यहाँ की क्या हर जगह की, उन लोगों को इंटरव्यू तक ही नहीं लिया जाता। मैं बेसिकली जैसे आपने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी कि इनिशियल जगह से स्टार्ट करी, मतलब एक ज़ीरो से स्टार्ट करी थी, तो लाइक गाज़ियाबाद में और भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो लाइक एक चीज़ को स्क्रैच से स्टार्ट करना और एक आपके पास ऑप्शन था कि मैं ना उस जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी है मैं उसका पार्ट बन के उसमें, मतलब आपका गोल और उनका गोल तो सेम है और ऑर्गेनाइजेशन भी वही काम कर रही है, बट लाइक आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं मेरे को नई ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, मैं उनके साथ नहीं जुड़ सकती हूँ? ऐसा मतलब आपने नया रास्ता ही क्यों चुना कि लाइक मुझे नई ऑर्गेनाइजेशन एक डेवलप करनी चाहिए? देखिए भिंडी की सब्जी बनाने के भिंडी की सब्जी है, भिंडी तो भिंडी है, उसको बनाने का तरीका हर किसी का अलग अलग रेसिपी होती है। तो यहाँ पर हमारा जो विज़न था वो बहुत अलग है। सभी लोग अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पर जो हम अपना एक अलग उद्देश्य, हमारा एक अलग थॉट प्रोसेस और काम करने का तरीका एक अलग है। तो उस अलग तरीके के में मेरे साथ जो जुड़े हैं, मैं एक शिक्षिका होने के कारण मेरे को बहुत ये फ़ायदा मिला कि मेरे बहुत प्यारे बच्चे जो हैं पढ़ाए हुए वो मेरे साथ जुड़ गए। और जो ये जो यंग बच्चे हैं इन लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। इन लोगों के किसी भी काम को करने का, जिस काम को करने में हमारी जनरेशन को 1 घंटा लगता है, ये लोग 10 मिनट में उस काम को हमसे बेहतर कर सकते हैं। तो जब मेरे साथ ये लोग जुड़े तब हमने देखा कि एक नया ही जिसे कहते हैं ना कि नया निर्माण हो रहा था, नए तरीके का विज़न आ रहा था। तो तब मुझे लगा कि अगर हम इसको एक साथ जुड़कर, ठीक है, एक नए रूप से शुरू करेंगे तो हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अपने तरीके से कर सकते हैं। और हमारा जो विज़न है उसमें हम ये सोचते हैं कि जो हमारे पास एक बच्चा यहाँ पर आएगा, हम उसको बिल्कुल परिपक्व करके निकालेंगे कि जब वो समाज में जाए तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो संस्था का उद्देश्य सिर्फ स्कूली एजुकेशन या उनको थेरेपीज देने तक नहीं होगा, उनको स्किल्ड करना, उनको अपने पैरों पर खड़े होने तक का सफ़र होगा। तो ये एक ऐसी जगह का निर्माण हमारा करने का उद्देश्य है जहाँ पर एक बच्चा जब पहुँचे तो वो अपने पैरों पर खड़ा होकर ही यहाँ से निकलेगा। जैसे कि ना एक सेइंग है कि जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो ना लाइक बहुत ना रुकावटें आती है, जबकि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो रुकावटें आनी नहीं चाहिए। तो जब ये रुकावटें जैसे आती हैं तो आप उस टाइम पे अपने आप के लिए मतलब क्या मंत्र यूज़ करती है कि नहीं मुझे मतलब इसको ओवरकम कैसे कर पाती हैं आप उस चीज़ को? मुझे ये लगता है कि शायद इससे बेहतर हो सकता था और मुश्किलें आई हैं तो वो कुछ ना कुछ नया लेसन लेकर आती हैं, वो हमें और मजबूत बनाती हैं। तो जब आपके सामने कोई परेशानी आए तो समझो कि ईश्वर आपको और मजबूत बनाना चाह रहा है। हम इसी तरीके से हर एक परेशानी को समझते हैं और उसको फेस करते हैं। और मैंने ये हमेशा देखा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग फिर लेते हैं तो वो इतना स्ट्रेंथन करके जाता है, इतना बेनिफिट देके जाता है उस परेशानी से जो सबक लेके हम निकलते हैं। तो मेरे ख्याल से परेशानियाँ आनी चाहिए क्योंकि वही आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। जब तक लोहा तपेगा नहीं तब तक कैसे कारीगर होगा, एक शेप कैसे लेगा। जैसे कि आप काफ़ी टाइम से सर्व कर रही हैं एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के और आपने कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना दी है, तो मैम ऐसा एक आपको गिफ्ट जो लगता हो जो आपके लिए मतलब आपने जो सर्व किया और आपको वो गिफ्ट मिला हो, आप मतलब क्या ऐसा उस चीज़ को गिफ्ट मानते हैं कि हाँ मैंने सर्व किया इनको तो मुझे वो गिफ्ट मिला, आप उस चीज़ के लिए फॉर्चुनेट है? ये मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स, मेरी टीम,
जो ये मेरे बच्चे हैं ना, ये मेरी पेंशन, मेरा पीएफ, मेरी जमा पूंजी सब कुछ है। और आज मुझे ये इतना फ़क्र होता है सोचते कि मेरा बुढ़ापा कितना सुकून से कटेगा, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी कहानियाँ होंगी और मेरे इतने सारे बच्चे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद ये तब मुझे अकेला तो छोड़ेंगे नहीं। तो मैं शायद इस संसार की सबसे धनी तब तक एक लेडी होने वाली होंगी कि मेरी जमा पूंजी इतनी होगी जहाँ पर मेरे पास इतना सारे मेरे बच्चे हैं, इनका प्यार होगा, इतने दिव्यांगजन का प्यार होगा। तो मेरा परिवार तो मल्टीपल में बढ़ता जा रहा है, तो मैं इतने बड़े कुटुंब का निर्माण कर रही हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मैम जैसे कि जैसे मतलब आपने इतने सारे बच्चे लगा रखे कि वो लोग टीचिंग्स दे रहे हैं या फिर वो डांस प्रैक्टिस करा रहे हैं, स्पोर्ट्स में ट्रेन कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे वुमेंस भी हैं जो अपने लिए क्या कहते हैं, आपने सिलाई का भी एम्पावरमेंट खोल रखा है अपनी वुमेंस के लिए, और आप ना सारे बच्चों को एक इंडल्स भी करा रखा है आपने अपनी पूरी NGO में कि बाहर से बच्चे आते हैं और वो इनिशिएट लेते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैम उनकी क्या बाइंडिंग फोर्स है जो उनको जोड़े रखी हुई है आपसे? बाइंडिंग फोर्स ये भी है बच्चों का कि यहाँ पर हम बच्चों को हम पूछते हैं कि ये स्थिति है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम इस चीज़ को कैसे करना चाहते हो, लीड करो। क्योंकि मैम आज के टाइम पे मैंने देखा है ना, बहुत लोग मदद करना चाहते हैं इसीलिए कि उन्हें रिस्पेक्ट मिल सके। क्योंकि मैं बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा है कि वो लोग इसलिए करते हैं कि आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया है तो बहुत लोग ना दिखाते हैं कि लाइक वी आर डूइंग दिस। तो आपको लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई है, या फिर मतलब वो लोग ऑटोमेटिक खुद ही जुड़े हुए हैं कि उनको वो करना है? हमारे यहाँ जितने लोग जुड़े हैं वो सब खुद से जुड़े हैं, जो खुद सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मीडिया कवरेज क्या जा रही है, सोशल मीडिया पे क्या है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस आते हैं, जो कंट्रीब्यूशन बच्चे दे सकते हैं वो अपना देते हैं। और ये तो आप स्कूल की बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पर देखिए सैटरडे संडे कितना कीमती होता है, बच्चे अपना सैटरडे संडे देते हैं। हमारे यहाँ कितने अवेयरनेस कैंप होते हैं जो हम लोग करते हैं गांव देहात में, बच्चे वहाँ जाते हैं हमारे साथ, अपना सैटरडे संडे वहाँ लगाते हैं। अभी हमने रिसेंटली एक हुनर के नाम से बहुत बड़ा दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें करीबन 100 दिव्यांगों ने, जो कि कितने टाइम से अपने घरों में बंद थे, उन्होंने अपनी प्रतिभा का वहाँ पर प्रदर्शन किया। जिसमें कि कई दिव्यांग ऐसे थे जो कि बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, इवन उनको एक टाइम का खाना भी बड़ा मुश्किल था मिल पाना। और हमने उन लोगों को तैयार किया, उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया, जो डांस कर सकते थे उन्हें डांस के लिए, जो सिंगिंग कर सकते थे सिंगिंग के लिए। फिर एक टीम बनाई जिनको हमने बहुत सुंदर तरीके से तैयार करके फैशन शो कराया, जिसमें करीबन 16 व्हीलचेयर यूजर्स थे हमारे। तो ये जो लोगों को तैयार किया गया, जो इस पूरे प्रोजेक्ट की तैयारी थी, करीबन 1000 लोगों की ऑडियंस हमारी थी, जिसमें 100 दिव्यांग लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 100 लोगों की प्रतिभा को स्टेज पर लाना, इन सब में मेरे ये जो बच्चे हैं, जो हमारे NGO के मेंबर्स हैं, जो हमारी टीम है, उन्होंने दिन रात मेहनत करी। और जिसमें से कि विशेषकर हमारे साथ मेरे ये बच्चे हैं रोहित, चंचल, उज्जवल, आर्या, दिव्या, हमारी जो ये टीम है, रेशु मैम और हमारी चंचल मैम, इन लोगों का इतना ज़्यादा सहयोग रहता है कि मतलब मैं कोई थॉट लाती हूँ अपने दिमाग में कि ऐसा करना है, और बस ये लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं कि हाँ चलिए करते हैं। और वो काम हमेशा, जो एक थॉट मेरे दिमाग में आया कि हम इसको करें, उसको कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, दे प्लांट, और वो इतने अच्छी तरीके से उस चीज़ को करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर किसी को कोई मतलब नहीं है, सब वर्किंग है, कोई स्टूडेंट है, किसी को मतलब नहीं है। वो अपना सबसे, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कीमती क्या है, अपना समय। वो अपना समय देते हैं वहाँ पर और एक सेटिस्फेक्शन लेके जाते हैं। तो जो लोग सच में सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग हमसे जुड़। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप कितने सारे मतलब बच्चे लगे हुए हैं, तो आप क्या किस तरह की आप मतलब डिसेबिलिटीज़ पे आप वर्क करते हैं, और आप किस तरह की ट्रेनिंग्स देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो लोग अच्छे से एबल हो पाएँ? हमारे यहाँ हर तरीके की डिसेबिलिटी है। वैसे मेजरली जो डिसेबिलिटी होती है वो 21 तरीके की होती हैं। तो जो हमारे यहाँ डिसेबिलिटी है, जैसे लोकोमोटो के बहुत रहते हैं, जैसे जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं, हेयरिंग वाले हो गए, जो लोग सुन बोल नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर क्या दिक्कतें हैं कि इन लोगों की ना कई चीज़ें हैं, जैसे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है हमारे दिव्यांगजन के लिए, बट थोड़ा सा अवेयरनेस का अभाव कहिए, इस कारणवश ज़्यादातर लोग उसे जुड़ नहीं पाते हैं। पेंशन की योजना है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनसे उनको अवेयर कराते हैं और उनको वहाँ पर रजिस्टर्ड कराते हैं उनके द्वारा। ठीक है, जैसे रेलवे पास का बनना हुआ, जैसे कि बस ट्रैवलिंग अलाउंसेस होते हैं वो इनको फ्री दिए जाते हैं, टैक्स में इनको बेनिफिट दिया जाता है, एजुकेशन में इन लोगों के लिए बेनिफिट है। हमारी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स हैं, वहाँ पर
प्राइवेट में तो नहीं, खैर गवर्नमेंट में मगर काफ़ी हमारे यहाँ स्कोप है। जैसे प्राइवेट के लिए मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि हम लोग MNCs में बात करते हैं, जो यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर हम पर्सनली जाके बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन लोगों के लिए स्पेशल इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएँ और हमारे इन कैंडिडेट्स को इनके अनुसार काम दिए जाएँ। और काफ़ी लोगों को अभी हमारे कुछ अच्छे हॉस्पिटल से बात चल रही है, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी हमारे ऐसे बच्चों को रखा गया है उनकी योग्यता के आधार पर। जैसे जो लोग हमारा 12th पास आउट बच्चे हैं वो लाइब्रेरी का अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, तो वहाँ पर उनको रिक्रूट किया जाता है, स्टोर मैनेजमेंट में दिया जाता है, कंप्यूटर पे डाटा एंट्री पे दिया जा सकता है, बिलिंग के लिए दिया जा सकता है। तो इस तरीके से हम प्राइवेट में उन लोगों को इंगेज कराते हैं। और पैरा का तो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया ही कि स्पोर्ट्स के लिए जो हमारी तैयारियां चल रही हैं। मैम जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का ना एक एम होता है कि मुझे फ्यूचर में ये अचीव करना है। मैम आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्यूचर गोल क्या है? हमारा फ्यूचर गोल ये है कि हमारी संस्था एक ऐसी जगह बनाएगी दिव्यांगजन के लिए जहाँ पर उनको थेरेपी से लेके रोजगार तक सारी सुविधाएं हम पूरा एक ही सेंटर पर उनको तैयार दिलवाएंगे, और एक ऐसा ब्रांड बनाएगी जहाँ पर जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस होगा दिव्यांगजन के नाम। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आप ऐसी कोई बात जो आप चाहती है कि हमारी ऑडियंस को या फिर आज के जनरेशन को, पेरेंट्स को, जो लोग ये भेदभाव कर रहे हैं या फिर जिनको नहीं पता है, आप उनके लिए कुछ शब्द बोलना चाहेंगे या कुछ बात बताना चाहेंगे तो? जी बिल्कुल, मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए सब बिजी हैं बट एक दिन सबको ऊपर जाना है, एक दिन सबको फेस करना है। तो उस दिन जब आपको फेस करना है ना, उसके लिए आज की तैयारी बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया के 10 मिनट छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने सैटरडे संडे में से आधा घंटा निकालिए, सिर्फ आधा घंटा निकाल के इन लोगों के बीच में आइए और सिर्फ आधा घंटा इनके बीच में आकर वो टाइम दीजिए। तो आप कल जब ऊपर ईश्वर के पास जाएंगे तो आप वहाँ आंखों में आंखें डाल के कह सकते हैं कि हाँ हम भी अच्छा काम करके आए हैं। तो बुढ़ापे का वेट नहीं करना है, जस्ट डू इट नाउ। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया हमें, और मैं आपको शुभकामना देना चाहूँगा कि आप, भगवान आपको शक्ति दे कि आप ये काम पूरा उस ऊंचाई तक लेके जा सकें जहाँ पे आपको लेके जाना है। और बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपनी और अपनी टीम को कि हम आपसे आज मिल पाए और हमने ये पॉडकास्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल टीम।